नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। राहुल गांधी की यात्रा आग की तरह फैल रही है। हर किसी के मुंह पर, जबान पर सिर्फ एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़ नारा तो अब पार्लियामेंट में भी आपने देखा कि कैसे नरेंद्र मोदी के मुंह पर ही बोल दिया गया। इसको उनकी बेइज्जती की तरह भी देखा जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि जो डर उन्होंने 11 साढ़े 11 सालों में फैलाया, वो डर पूरी तरीके से विपक्ष और जनता के बीच से बिल्कुल अब गायब होता हुआ नजर आ रहा है। यही शायद सबसे बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी की है। यही शायद सबसे बड़ी चिंता नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ही रही होगी, क्योंकि उनको लगा कि इन सालों में तीसरी बार जब अब तो सत्ता में वो आए हैं, उन्होंने डर का एक ऐसा कारोबार फैलाया है जिससे उन्हें लगता है कि डर फैलाकर वो किसी को भी अपने आगे झुका सकते हैं। लेकिन हर चीज की अति होती है, वो अति हो चुकी है और अब जनता जवाब मांग रही है। जनता ये कह रही है कि जिन वोटों से, हमारे जिन वोटों से आप सत्ता पर काबिज हुए, आज उन्हीं वोटों को आप काट रहे हैं। आज हमारे उस वोट के अधिकार को ही आप हमसे छीन रहे हैं। और यही वजह है कि बिहार की वो धरती जो कि क्रांतिकारी धरती मानी जाती है, वो क्रांति कर रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अगर आवाज सुना सकूं तो आवाज सुनिएगा आप कि राहुल गांधी जब कहते हैं वोट चोर, तो सामने से आवाज आती है गद्दी छोड़। ये जनता का सैलाब है, ये जन सैलाब है, ये ऑर्गेनिक भीड़ है। ये किसी तरीके से मैनेज की भी भीड़ नहीं है कि आपने शिक्षकों को बुला लिया, आपने स्टूडेंट्स को बुला लिया, बसें भेजकर आपने बुला लिया, क्योंकि यात्रा तो चल रही है और इस यात्रा में, इस कारवां में लोग बस जुड़ते जा रहे हैं और ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आप ये देखिए, घबराहट की वजह देखिए। कल राहुल गांधी बिहार में लगातार उनकी यात्रा चल ही रही है और जब वो बिहार में एक जगह पर पहुंचे जहां वो रात में एक तरह से देर शाम जब वो लोगों को मुखातिब कर रहे थे, तो वहां की बत्ती गुल कर दी गई, लाइट बंद कर दी गई। पार्लियामेंट में भी आप आवाज बंद कर दें और सड़क पर भी आप आवाज बंद कर दें, तो आप सोचिए कि ये लोकतंत्र कितना बचा है। और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए ही राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लड़ाई लड़ रही हैं। यहां तक कि आप ये देखिए कि तेजस्वी यादव, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उनको ये लग रहा है, बीजेपी को ये लग रहा है कि ऐसा सब कुछ करके शायद वो विपक्ष को डरा लेंगे, राहुल गांधी तेजस्वी यादव को डरा लेंगे। लेकिन यही गलतफहमी जो है उनकी, उनके ऊपर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कल राहुल गांधी ने कहा जब बत्ती गुल कर दी गई, सुनिए आप जरा उनको। मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने लाइट काट दी। लाइट काटने से आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। तो आपने सुन लिया पार्लियामेंट का राहुल गांधी की कही गई बात कि कैसे मैं जब बात करता हूं तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, उनको कैमरे से हटा दिया जाता है, और जब वो बात कर रहे हैं तो बत्ती गुल कर दी गई और अंधेरा कर दिया गया और लोगों को जो स्ट्रीट लाइट वगैरह होती है वो सब बंद कर दी गई, ताकि लोगों में एक क्योस हो जाए और लोग वहां से उस भीड़ से जो है तितर बितर हो जाएं। तो और लेकिन वो भीड़ वहीं पर जमी रही, बारिश में भी जमी रही, राहुल गांधी भी बारिश में जमे रहे। क्योंकि जब नेता एक तरह का प्रण लेता है और नेता ये तय कर लेता है कि उसको किसी भी तरीके से जनता की आवाज को उठाना है, कितनी मुश्किलें आए, कितनी दुश्वारियां उसके रास्ते में आए, वो हार नहीं मानेगा, तो जनता भी फिर उसके साथ डट कर खड़ी हो जाती है। यही वजह है कि जब राहुल गांधी बारिश, आंधी, तूफान से डरे नहीं या वहां डटे रहे, वहां से हटे नहीं, तो सामने मौजूद पब्लिक, जनता भी, उसको भी ये लगा कि जब एक नेता हमारी आवाज को इस तरह से, इस मजबूती से उठा रहा है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। और लोग वहां पर उनके साथ जो है वो जुटे रहे। यही वजह है कि लाइट को बंद करने के बाद भी लोग वहां पर जुटे रहे, लोग वहां से नहीं हटे। और ये सब कुछ दिखा रहा है कि कितनी घबराहट है। आपने देखा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली थी वो कैसे इस यात्रा के सामने बिल्कुल फीकी साबित हुई। और यही वजह है कि अब अलग अलग तरह के हथकंडे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। अब आपको ये पता ही होगा कि सीएसजीएस की तरफ से जिस तरह से वो जो ट्वीट किया गया था, ट्वीट के बाद उसको डिलीट कर दिया गया और फिर वो माफी मांगते हुए नजर आए, उसको ऐसा बताया जा रहा है, तमाम मीडिया चैनल्स जो हैं वो उस खबर को लीड खबर बनाए हुए हैं और उसको ऐसे दिखा रहे हैं कि मानो जैसे राहुल गांधी की ये हार हो गई है। ये राहुल गांधी ने जिस तरह से एक ये माफी मांग ली है। अब तक तो हुआ ये करता था 2014 से पहले कि मीडिया
वॉइसलेस, जिनकी आवाज वो खुद नहीं बन सकते, जो हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं, उनकी आवाज बना करता था। वॉइसलेस की वॉइस बनता था मीडिया। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती थी। अब क्या हो गया है, वो एक पार्टी की ढपली बन गया है और उसी का राग जो है वो अलापता रहता है। ये भी आपने चारों तरफ अब देखा होगा और यही वजह है कि जब वोट चोरी की बात आ रही है, जनता के वोट की बात आ रही है, तब भी कैसे एक पार्टी का पिट्ठू बनकर ये मीडिया काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब इन सब की पोल जो है वो खुल गई है। एक और खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे राहुल गांधी की आवाज को अब मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। केसी वेणुगोपाल ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने ये बताया है कि आने वाली 26-27 तारीख को प्रियंका गांधी इस यात्रा में शामिल होने जा रही हैं। इसके साथ ही 27 तारीख को M.K. स्टालिन, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, वो राहुल गांधी की आवाज को और मजबूत करेंगे। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के लीडर तो होंगे ही, सिद्धारमैया होंगे, इसके अलावा रेवंत रेड्डी होंगे, सुखविंदर होंगे। ये तमाम लोग अलग अलग दिन जो है वो राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन 30 तारीख को अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ इस गद्दी छोड़ जो यात्रा है, वोट अधिकार यात्रा जो है, इसमें वो शामिल होने जा रहे हैं। और ये आप देखिए कि हेमंत सोरेन, झारखंड के चीफ मिनिस्टर, वो भी राहुल गांधी के साथ होंगे। ये मामला अभी फिलहाल बिहार का है, लेकिन इन सब लोगों को पता है, इन विपक्षी नेताओं को ये पता है कि ये शुरुआत बिहार से की गई है, लेकिन ये बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर SIR करना है, ये खुद चुनाव आयोग ने बता दिया है। और इसीलिए जो एक तरह का एक जन आंदोलन राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, अब उस सब में ये विपक्ष के नेता जो है वो साथ मिलकर इस आवाज को बुलंद करने जा रहे हैं, क्योंकि इन सबको भी लग गया है कि ये करो और ये कि पार्लियामेंट में आप ये देखिए कि कैसे जब वो बिल लाया गया जिसमें किसी को भी कभी भी किसी भी गवर्नमेंट को गिराया जा सकता है, किसी भी चीफ मिनिस्टर, राज्य मंत्री, किसी को भी जेल भेजा जा सकता है, उस वक्त विपक्ष ने ये हिम्मत दिखाई कि उस बिल को फाड़ कर अमित शाह के मुंह पर फेंक कर मार दिया। जब नरेंद्र मोदी एंटर हुए तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे, ये आपने पहले नहीं देखा होगा। ये हिम्मत अब विपक्ष में इस तरह से आ गई है। अब उनको ये लग गया है कि आप हमें डराना चाहते हैं तो हम डरेंगे नहीं किसी भी कीमत पर, और डट कर आपका मुकाबला करेंगे। और यही सबसे बड़ी हार है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। स्क्रीन पर आप मेहमान ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। और ये जानना बेहद जरूरी है कि ये जो पूरी यात्रा है, ये यात्रा क्या इसको जेपी आंदोलन से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि कुछ हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जेपी आंदोलन के दौरान जिस तरह की भीड़, जिस तरह का हुजूम देखने के लिए मिला, बिल्कुल उसी की तर्ज पर अब ये देखने के लिए मिल रहा है। एक और तस्वीर, इससे पहले मेहमानों के पास जाऊं, एक तस्वीर बहुत अभी वायरल है जब राहुल गांधी एक तरह से पानी में कूद गए, या हम कहें कि जो मखाना के जो किसान हैं उनकी व्यथा को सुनने के लिए, उनका दर्द, उनकी तकलीफ को सुनने के लिए वो कैसे उनके साथ अपनी पेंट्स को ऊपर चढ़ा के वो कैसे उनके साथ उस पानी में खड़े हो गए, जिस चित परिचित अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। आपने ऐसी तस्वीरें कभी मोदी जी की नहीं देखी होंगी, नकल करने की कोशिश हालांकि वो बहुत करते हैं। चाहे तो वो वीडियो जरा आप दिखा दें, ये वीडियो आप देख लीजिए जरा। ये राहुल गांधी, देखिए आप किसान हैं, ये मखाना सबसे ज्यादा जो पैदावार जो होती है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहीं से किया जाता है तो वो है बिहार से। लेकिन क्या उसका फायदा मखाना किसानों को मिल पाता है, ये एक बड़ा सवाल है। और अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी कैसे मिल रहे हैं यहाँ पर किसानों से, और पानी के अंदर बाकायदा तौर पर खेत में पानी के अंदर वो एक तरह से खड़े हुए हैं अपनी पैंट्स को ऊपर चढ़ाकर, और उनसे वहां पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और वीडियो है जिसमें राहुल गांधी बाकायदा तौर पर तेजस्वी यादव डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जनता भी झूम रही है और नेता भी झूम रहा है। अगर वो वीडियो हो तो वो दिखाएं कि कैसे आप ये देखिए कि राहुल गांधी उस गाने पर, ये देखिए ये राहुल गांधी, आप ये देखिए, थोड़ा जूम इन करें आप कि कैसे थिरकते हुए वो नजर आ रहे हैं। वीडियो हम शायद उसकी आवाज नहीं सुना सकते कॉपीराइट की वजह से, लेकिन आप ये देखिए सामने जनता है और इधर जनता भी झूम रही है और इधर राहुल गांधी है
और आप ये देखिए कि बिल्कुल मस्त अंदाज में वो नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव का वही अंदाज जो वो हाथ घुमाकर गमछा घुमाकर लोगों को अपनी तरफ मुखातिब करते हैं, उनकी कॉपी करते हुए नरेंद्र मोदी भी नजर आए थे। वो हमने देखा था कि कैसे वो इसी तरह से गमछा जो है वो घुमा रहे थे, लेकिन ओरिजिनल होता है ये भी हमने देखा है। तो ये एक तरह का एक सेलिब्रेशन, एक आंदोलन, एक जन आंदोलन जो है ये पूरा बन गया है। चलिए मेहमानों के पास मैं जाऊंगी और चर्चा का आगाज मैं करूंगी उनके साथ। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ अभी फिलहाल दो खास मेहमान हैं। अमरीश मिश्रा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं और लगातार मुखरता से अपनी बातों को वो रखते रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल बिलाल सब्जवारी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, दशकों का उनका अनुभव है। बहुत इस्तकबाल बिलाल साहब आपका भी कार्यक्रम में। शुरुआत में अमरीश जी आपसे करूं कि बिलाल साहब आपके पास आ रही हूं कि क्या कहती हैं तस्वीरें अमरीश जी, और ये जो बीजेपी की एक तरह की नर्वसनेस है क्या बताती है? आप देखिए अलग अलग खबरों का, प्रोपेगेंडे का सहारा लिया जा रहा है। उनको लग रहा है कि कोई भी एक राहत की कोई भी एक खबर उनको मिल जाए जिससे वो साबित कर दें कि देखिए राहुल गांधी कितने झूठे हैं। वोट चोरी की वो बात कर रहे हैं, आपको तो खुद आना चाहिए इसमें सामने। आप चुनाव आयोग की पार्टी, आप खुद ही एक तरह से वो पोल खोलते हुए हर दिन बीजेपी खुद नजर आती है और उनका साथ देता हुआ नजर आता है वो मीडिया, जिसके मैं सीधे तौर पर कहूं तो हाथ जो है एक तरह से खून से ही रंगे हुए हैं। देखिए, सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ये जो बिहार में मोमेंटम बन रहा है ये 9 सितंबर को जो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव है उससे जुड़ा हुआ है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो विपक्ष के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं सुदर्शन रेड्डी, उनके ऊपर अभी अमित शाह ने क्या हमला किया। अब सोचिए, सुदर्शन रेड्डी ने 2011 में एज अ सुप्रीम कोर्ट जज सलवा जुदुम को खत्म किया था। अब सलवा जुदुम क्या है? वो छत्तीसगढ़ में माओवादियों और नक्सलियों को से लड़ने के लिए तथाकथित एक पीपल्स फोर्स खड़ी की गई थी, जो वहीं के एडमिनिस्ट्रेशन ने बल्कि आईबी ने खड़ी की थी, और जिसमें वहां के जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनको रिक्रूट करके और बहुत जुल्म किए थे सलवा जुदुम ने। मतलब नक्सलवाद के खिलाफ, नक्सलवाद को दबाने के नाम पे उन्होंने आम जनता का कत्लेआम किया था। अब इसको सलवा जुदुम को सुदर्शन रेड्डी ने 2011 में डिक्लेयर कर दिया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दो जजेस की बेंच थी, उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था 2011। अब आज अमित शाह क्या कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि देखिए, विपक्ष एक माओवादी को अपना ये वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बना रहे। अब आप बताइए, मतलब इस लेवल पे ये लोग चले गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज अगर माओवादी है तो पहली बात वो वहां क्या कर रहा है? तुम तो अर्बन नक्सलियों को जेल में भेजते हो। और इस समय देखिए, अर्बन नक्सलियों के नाम पे जो बुद्धिजीवी हैं महाराष्ट्र में बिल लाया जा रहा है कि अर्बन नक्सल क्या है? अर्बन नक्सल मतलब आप अगर अन्याय के खिलाफ, महाराष्ट्र में आप देखिएगा तो किसान और आदिवासी बहुत हैं, वहां पर आंदोलन चलते रहते हैं। आप किसी भी आंदोलन को आपको दबाना है, आप कह दिए कि ये नक्सली आंदोलन है, और इसमें अगर कोई शहर के बुद्धिजीवी उसके समर्थन में जाए, उनको आप गिरफ्तार कर लीजिए। इस तरह का बिना कहने का मेरा मतलब यह है कि जो नर्वसनेस है ये कहां से शुरू हुई है? वो जो बैंगलोर में जो राहुल गांधी का ब्रॉडकास्ट था, जिसमें उन्होंने महादेवपुरा में पूरी एक गड़बड़ी सिलसिलेवार तरीके से दिखाई, उसके बाद एक मोमेंटम बिल्ड हुआ। और अभी स्थिति ये आ रही है कि अखिलेश यादव ने जो यूपी में एक मुद्दा खड़ा कर दिया है एफिडेविट्स का, और उसमें कई डीएम्स और सबके एक वहां पर जवाब आ रहे हैं। मतलब यहाँ एक बहस शुरू हो गई है। हम लोग भी इसमें जुड़ने जा रहे हैं कि भाई जो एक तो जो गड़बड़ी वोटर डिलीशन में होती है, एडिशन में होती है, उसके अलावा काउंटिंग में जो गड़बड़ी होती है वो भी उसको भी हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं बाकायदा कैंडिडेट्स के एफिडेविट्स के साथ, कि काउंटिंग में क्या होता है और 2022 उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। अब देखिए, अब ये एक मूवमेंट बन गया और इसमें देखिए बहुत सारे जो बीजेपी के लोग हैं अंदर से वो इन्वॉल्व है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई चुनाव की जहां तक बात है, उनके लोग भी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है इसमें हर स्तर पे धांधली होती है, चाहे नगर पंचायत का हो, चाहे वो महापौर का हो, चाहे बीडीसी का चुनाव हो, हर स्तर पे यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बदमाशी होती है, और इसको लोग देखते आ रहे हैं लंबे समय से। लेकिन अब बिल्ली की गली में घंटा बांध दिया राहुल गांधी ने। सबसे बड़ी बात यह की,
बिहार की स्थिति आपको ये बताएं कि आज जो इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें इन्होंने अब ये शुरू कर दिया है कि आरजेडी के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। 2 मंत्री वहां पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गए थे। 2 मंत्री कह रहे हैं, 2 एमएलए आरजेडी के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री एक सरकारी कार्यक्रम को एड्रेस कर रहे थे। उनको उसको इस रूप में उछाला जा रहा है कि आरजेडी में टूट हो रही है, जबकि आरजेडी के जो 4 एमएलए हैं जिनको जाना था वो जा चुके हैं। तो एक दो और चले जाए, बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों ने खुद ही कहा एमएलए ने कि ये तो प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम था, उसमें हम आए। लेकिन बीजेपी जब इस लेवल पे आ जाती है, जब वो ऐसी हरकतें करने लगती है, क्योंकि बीजेपी को अभी तक बिहार का नैरेटिव बीजेपी का क्या था? बिहार का नैरेटिव ये था कि वहां पर इनकी ये तेजस्वी यादव जंगल राज वापस लाएंगे। जनता नहीं चाहती कि जंगल राज आए। नीतीश ने अच्छा सुशासन किया है, लेकिन उसके साथ बीजेपी रही है। तो अब की बार एक अंडरकरेंट उन्होंने ये बिल्डअप करने की कोशिश की कि बीजेपी को अपने बल पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिले। अब वो नीतीश के साथ क्या उनके रिश्ते हैं, एलजेपी के चिराग पासवान को वो लोग कुछ बीजेपी में लाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, उनका तो चेहरा है नहीं जिसको लेके बीजेपी चुनाव लड़ेगा। लेकिन एक नैरेटिव बीजेपी ने बनाया था, वो नैरेटिव टूट गया। वो कि ये जंगल राज वापस आ रहा है और लालू यादव वापस आ रहे हैं, राहुल गांधी फॉरफ्रंट पे आ गए हैं, सारा विपक्ष। देखिए अभी एक और मजेदार बात हुई है कि जो आप देखिए, तो जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है, उसमें जो सुदर्शन रेड्डी है, उनको इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट नहीं कहा जा रहा, उनको ज्वाइंट ओपोजिशन का कैंडिडेट कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि जो ज्वाइंट ओपोजिशन फिर से बन गया, जो एक 2024 में एक साथ आया था इंडिया ब्लॉक के नाम से, उसके बाद बिखराव हमको दिखाई पड़ा। फिर अभी फिर से दिख रहा है कि ज्वाइंट ऑपोजिशन आ गया है। तो ये देखिए भारतीय राजनीति के लिए इसके दूरगामी महत्व है। और अभी बिहार में जो सारे ऑपोजिशन लीडर्स इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये जो मोमेंटम बनेगा, इसमें अगर मोदी और शाह भी पहुंच जाएं और वहां कुछ भी वो कर लें, उससे बात बनेगी नहीं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि उसने आधार कार्ड को मान लिया है और कहा है कि अब कंप्लेनेंट ये करे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जो बीएलएस के ऊपर कहा कि जो ब्लॉक लेवल एजेंट है विपक्ष के एक्टिव नहीं है। सच्चाई ये है कि वो एक्टिव हैं, वो जाके अपना डेटा बीएलओस को दे रहे हैं, बीएलओस उस डेटा को चढ़ा रहे हैं, लेकिन जो डेटा वो चढ़ा रहे हैं बीएलओस, उनके उसके फॉर्म में बीएलए का कोई खाना नहीं है कि भाई कि ये बीएलए ने दिया है। तो बीएलओ हो गए सरकार के, बीएलए हो गए पॉलिटिकल पार्टीज के। तो वो लोग भी लगे हैं। और कई जगह से ऐसी रिपोर्ट आई है कि जहां पर जो वोटर्स काटे गए हैं, जो 65 लाख वोटर काटे गए हैं, काफी हद तक उनको वापस भी जोड़ा जा रहा है। ऐसी इस तरह की सिचुएशन है। अब आगे क्या होता है, फाइनल लिस्ट जब आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन एक प्रक्रिया जो है, एक उल्टी गंगा बहने लग रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और एनडीए सरकार के खिलाफ। जी, ये मेरा पॉइंट। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, शाह और चुनाव आयोग, सबके हम कह सकते हैं कि हवा निकल गई है। और वो इसीलिए कि उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है, खासतौर पर चुनाव आयोग, उसने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद खोई है। जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो शायद उनकी इज्जत जो है वो कुछ बची रहती। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और जिस तरह से सवालों के जवाब लिमिटेड दिए, और जो सवाल थे महत्वपूर्ण, उनके जवाब उन्होंने नहीं दिए, और जिस तरह से दिए, जो धमकाया, उस सबसे ये क्लियर हो गया कि आखिर वो किसके लिए और कैसे और किस तरह से काम कर रहे हैं। रविंद्र जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बिलाल साहब, आप कैसे देख रहे हैं इन तमाम तस्वीरों को, ये जन आंदोलन बनती हुई बीजेपी की नर्वसनेस को, वो हर तरह के प्रोपेगेंडे, हर तरह के नैरेटिव को गढ़ने, बनाने, पेश करने की कोशिश कर रही है। आप ये भी देखिए कि कितना इम्बैलेंस है। एक तरफ आपके पास तमाम एजेंसीज हैं, चुनाव आयोग आपके साथ है, पूरा मीडिया आपके साथ है, पूरा तंत्र आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, सब कुछ है। और उधर वो चंद लोग हैं जिनको वो नेता हैं जिनको आपने हर तरीके से परेशान किया। उसमें तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव सब हैं, उसमें राहुल गांधी भी हैं। हर दूसरे दिन किसी ना किसी बात पर एफआईआर हो जाती है, फिर भी आप पिछड़ रहे हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको हैंडल कैसे करें। ठीक फरमा रही हैं बुशरा साहबा। आपने जो बिहार की स्थिति है उसको बहुत सलीके से और तरीके से पेश किया। लेकिन
सत्ता पक्ष को इसी बात का गुरूर है कि उनके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस। विपक्ष कह रहा है कि उनके साथ जनता है, और ये जनता ही उस बंगले के जो शीशे हैं उन पर अब से संगसार करने जा रही है। तो राहुल गांधी ने जो इस लोकतंत्र में जो जोत जगाई है, वो मानो ऐसे ही है जैसे कोई जुगनू अंधेरों से लड़ रहा है। राहुल गांधी का जो एक संघर्ष है वो यकीनन काबिल तारीफ है, खासतौर से उन परिस्थितियों में जब सत्ता पक्ष ने जाल अब इस तरीके से बिछाया है कि उससे निकलना बहुत नामुमकिन। तो ये राहुल गांधी का ही दम है, लोकतंत्र, उनका संघर्ष है, उनका पैशन है, उनके अंदर जो एक सच्चाई को लेकर एक कमिटमेंट है लोकतंत्र के प्रति, ये उसकी वानगी दर्शाता है कि उन्होंने एक पूरे बिहार के अंदर सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, उनके एलआई नीतीश कुमार के खिलाफ एक पूरा माहौल बना है। ये माहौल अपने आप में इस बात का दस्तक दे रहा है कि जमीन पर अब बहुत हलचल है, जमीन पर चीजें बदल रही हैं, और ये बदलता हुआ ही मूवमेंट बिहार के अंदर एक कोई ना कोई रिजल्ट जरूर लेकर आएगा। दरअसल जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने स्टेज को एक बड़ा किया है, जिसमें से सभी बड़े बड़े मुख्यमंत्री, सभी पिछड़ी वर्ग के नेता, और उसमें खुद तेजस्वी, अखिलेश, स्टालिन और राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री इसमें शामिल होने जा रहे हैं। ये स्वर मिलकर कहीं ना कहीं पिछड़ों की आवाज, दलितों की आवाज, अल्पसंख्यकों की आवाज को मजबूती देता है। राहुल गांधी का जो एक बुनियादी लड़ाई है इस देश के अंदर, वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को लेकर है, आदिवासियों को लेकर है, उस वंचित समाज को लेकर है जो पिछले आजादी के बाद से 70 सालों से एक हाशिए पे धकेल दिया गया है। तो वास्तव में तो ये कहे कि राहुल गांधी पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की लड़ाई एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं जो अपने आप में एक मनुवादी व्यवस्था कहिए या उसे कहिए वो माइनॉरिटीज हिंदू है, जिन्होंने इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के अधिकारों पर पिछले 70-75 सालों से कब्जा कर रखा है। और उस कब्जे में कभी धर्म के माध्यम से कब्जा होता है, कभी वो वर्ण व्यवस्था के माध्यम से कब्जा होता है, कभी वो आरक्षण चोरी के माध्यम से कब्जा होता है, और अब इस बार इसका जीता जागता उदाहरण है वोट चोरी के माध्यम से। तो जिस तरह से ये सरकार वोट चोरी करके दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासी और पिछड़ों की सरकार बनने से इन्होंने रोक दी, इसको लेकर एक जो भाव है जनता के अंदर, राहुल गांधी उसकी अलग जगाने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दो तरीके के मूवमेंट होते हैं। एक तो ये होता है कि आप रैली के माध्यम से जनता को संबोधित करते हैं, लेकिन जब यात्रा करते हैं तो उसके एक मोमेंटम होता है, उसमें एक ऊर्जा होती है, उसमें कनेक्शन होता है, और ये कनेक्शन धरातल पर जनता के अंदर एक उत्साह पैदा करता है। उनके कार्यकर्ताओं का के अंदर एक खून का उबाल तेज हो जाता है, उनके अंदर, उनके कार्यकर्ताओं के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। उनको लगता है कि अब हमारे नेता हमारे साथ खड़े हैं, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल मुखर होकर सड़कों पर आ जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब तालाब में मछलियां ज्यादा हो जाती हैं तो वो सरफेस पे भी नजर आने लगती है। तो ये वही मूवमेंट है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस पूरे मूवमेंट को लीड किया है, राहुल गांधी ने इस पूरे मूवमेंट को क्राफ्ट किया है, राहुल गांधी ने जिस तरह से इस मूवमेंट की लड़ाई लड़ी है, उसने वो बता रहा है कि अब लोकतंत्र के अंदर एक ये लड़ाई ऐसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है जहां या तो लोकतंत्र को बचा लिया जाएगा, अन्यथा इस लोकतंत्र पर जो शक्तियों का कब्जा है वो इसी तरह बरकरार रहेगा। उम्मीद मैं यही करता हूं कि जनता के अंदर इसकी समझ पैदा होगी, और जो यूनिटी इन सभी नेताओं ने दिखाई है, जो एकता इन लोगों ने दिखाई है, जिस तरह से राहुल गांधी ने गैल्वनाइज किया है, जिस तरह से राहुल गांधी ने मोमेंटम पैदा किया है, जिस तरह से राहुल गांधी ने लोगों के अंदर एक उमंग पैदा की है, जिस तरह से राहुल गांधी ने एक निडरता पैदा की है,
जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने अधिकारों के प्रति लोगों के अंदर लड़ने की जागरूकता पैदा करी है, इन सभी चीजों को अगर आप एकजुट करते हैं तो ये एक नैरेटिव बनता है। ये नैरेटिव ही सत्ता को उखाड़ने के लिए काफी होता है, इलेक्टोरल और पॉलिटिक्स। हमें उन सभी की बानगी देखने को मिल रही है, वही सारे सिग्नल देखने को मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर कब जाकर और किस तरह से पहुंचती है, उसका हमें इंतजार रहेगा। और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो रहबर जिनको इस देश की जनता ने चुना था वो ही रहजन हो गए और उन्होंने ही काफिला लूटने की साजिश रची है। तो अब उसको राहुल गांधी ने बेनकाब कर दिया है, उनके चेहरे से पर्दा उठा दिया है। अब उनकी नहीं चलने वाली, उनके झांसे में लोग नहीं आने वाले। मैंने इसको एक लोकतांत्रिक तरीके से जो जनता तक इसकी आवाज पहुंचे बहुत सरल शब्दों में रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये जनता तक इसका संदेश भी जाए। जी बिल्कुल। बहुत बेहतरीन आपने तरीके से लोगों तक ये मैसेज जो है पहुंचाया। जाहिर सी बात है कि लोग जो पर्दा था वो पर्दा उठ गया है और वो ऐसा उठा है कि जितने भी पर्दे उस पर अब डालने की कोशिश की जा रही है वो और ज्यादा बेनकाब भी होता हुआ नजर आ रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। रविंद्र जी, FIR की जा रही है, लाइट बंद की जा रही है, हर वो कोशिश की जा रही है कि इस यात्रा को बदनाम किया जा सके। प्रधानमंत्री की रैली होती है तो कहा जाता है देखिए RJD के 2 विधायक हैं, वो कैसे प्रधानमंत्री के मंच पर हैं। फिर ये कहा जाता है कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में उनकी यात्रा में जो है वो लोग आए। ये कहा जाता है कि भ्रष्टाचार की वो बात करते हुए नजर आते हैं। आप सोचिए और कहते हैं कि प्रधानमंत्री तक को गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी छोटे मोटे अधिकारी की को ही क्यों। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में वो कितनी मजबूती से लड़ रहे हैं। ये अब एक तरह का पाखंड सा हो गया है और वो जो है पाखंड जो है वो अब लोगों के समझ में आने लगा है, क्योंकि लोगों को दूध का दूध पानी का पानी नजर आ रहा है। क्या ये जो यात्रा है उसने ये आखिरी कील की तरह क्या साबित हुई है, या आपको लगता है कि जब तक बिहार का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक तो नहीं कहा जा सकता कि अभी इनके नश्तर में और कितने तीर बचे हुए हैं? जी नमस्कार बुशरा जी, और बिलाल भाई, अमरीश जी को भी नमस्कार, सभी दर्शकों। देखिए, चुनाव का नतीजे के ऊपर तो अब चर्चा ही बंद हो गई। जब से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चुनाव आयोग ने जिस शालीनता से, सच्चाई, निष्पक्षता और ईमानदारी से सारे चुनाव कराए हैं, उसके बाद तो सबको ही पता है नतीजे क्या आएंगे। इतनी निष्पक्षता तो कभी आई नहीं है भारत के इतिहास में। तो उसके वो जो है उससे मुझे लगता है नतीजे से फर्क तो 2024 में भी आए थे नतीजे। तो जो नतीजे 24 में आए उसके हिसाब से तो जिन लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया या विपक्ष जो है उसको तो चुपचाप बैठ जाना चाहिए, जनता को भी चुपचाप खामोशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये नतीजे ठीक थे। तो चुनाव आयोग या इलेक्शंस की जो एक इकबाल था, उस इकबाल पर तो सवाल खड़े हो गए। वो साख पर तो बड़ा बट्टा लग गया है कि पहले जनमत को जिस तरह से सम्मान से देखा जाता था, अब कहीं ना कहीं इस चुनाव आयोग ने, और राजीव कुमार को तो देखिए उसका पूरा हमको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। अभी 26 जनवरी पर हो सकता है उनको भारत रत्न भी दे दिया जाए। उन्होंने जो काम किया है देश में वो तो किसी ने किया ही नहीं। तो वो तो उन पूरे सम्मान के हकदार हैं कि जो 75 साल में TN शेषन, शिवकुमार सेन नहीं कर पाए वो उन्होंने कर दिया। कि भाई अब इलेक्शन का नतीजे का इंतजार आपको वोटिंग के करने की जरूरत नहीं है, पहले ही पता लग जाएगा किसका नतीजा। अब कल खबर आई अमर उजाला में कि 700 वोट तो उदयपुर में एक ही घर में बन गए। 85,000 वोट तो पनवेल वाली खबरें आई हैं। अब इस तरह की जब खबरें, अब तो कोई जिला, कोई लोकसभा क्षेत्र में मुझे लगता बचा ही नहीं है जहां से इस तरह की खबरें ना आ रही। हर जगह पर फर्जी वोट के। तो वोटिंग और वोटिंग के बाद के नतीजे, उस पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा अब दारोमदार लोगों को नहीं रहा। लोग अब इस बात के लिए बिल्कुल मन बना चुके हैं कि भाई देश में लोकशाही, जो बिलाल भाई ने कहा बस उसी में एक जोड़ूंगा कि लोकतंत्र को बचाने और लोकतंत्र को बढ़ाने की जरूरत है। उस पर लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, अब पूरा जो घटनाक्रम है वही है। अब तो खबर तो ये भी आ रही है बुशरा जी की हो सकता है कि जो ओपोजिशन है वो चर्चा कर रही है, कई अलग अलग स्तर पर ये बात बहुत गंभीरता से चर्चा की जा रही है कि वो लोग ज्वाइंट कमेटी में शामिल नहीं होंगे जो प्रधानमंत्री को पकड़ने वाला बिल की बात हो रही है। आपने बताया PM को पकड़ लेंगे, तो PM तो इस देश में रोज ही गिरफ्तार होते हैं, नई चीज तो कोई है नहीं। भारत में तो रोज ही हमने देखा प्रधानमंत्री को जेल में जाते हुए।
और सब जानते भी हैं कि भारत की ताकत पर है, सीबीआई 1 सेकंड में पकड़ लेती है प्रधानमंत्री को। तो ये तो अब उस पर विपक्ष का कहना यह है कि हो सकता है वो लोग ज्वाइंट कमेटी का हिस्सा ही ना बने, तो और उसका बहिष्कार कर दें। क्यों? क्योंकि जो पिछली जो कमेटियां बनी है, ज्वाइंट कमेटियां, एक तो वक्फ पे बनी और दूसरी जो बनी वन नेशन वन इलेक्शन पे, उसमें क्योंकि मेजोरिटी तो ऑफ कोर्स भाई सत्तारूढ़ की दल की ही होती है, 31 में से अधिकतर सांसद उन्हीं के होंगे, तो उनकी सुनवाई तो होती नहीं है। तो ये हो सकता है कि वो उन लोगों में विचार चल रहा है और ये फ्लोट हुआ आइडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बहुत इनिशियल स्टेज पर है। अगर ये हुआ तो सरकार के लिए और किरकिरी होगी कि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करवाना चाहते थे लेकिन वो नहीं हो पाए, क्योंकि जो मूल इलेक्शन जो जिसका इस कानून पर जो चर्चा करने के लिए कमेटी थी वही मुकम्मल नहीं हो पाई। तो अब इलेक्शन कमीशन या पार्लियामेंट, मुझे लगता है उड़ों के अलावा अब पूरी जो गेंद है वो जनता के दरबार में चली गई, और जनता के दरबार में अब ये तय होना है भरोसा लोगों को इन इदारों पर करना है या नहीं करना है, कितना करना है। क्योंकि जिस तरह से हमारे लोकतंत्र के जो अलग अलग एक एक पायदान को या एक एक जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे उनको जिस तरीके से ध्वस्त किया गया है पिछले कई सालों में, उसके बाद लोगों का भरोसा एक एक करके कम हुआ है। और वो किस लेवल तक कम हो गया है ये हमको देखने की बात है कि आज संसद में, अब अगर आप सही मायने में संवैधानिक मूल्यों की बात करें तो ये तो नारे नहीं लगने चाहिए भाई संसद में कि वोट प्रधानमंत्री के लिए जो लगे, लेकिन जनता के पास या विपक्ष के पास रास्ता क्या बचा। और आज हम लोग जिस दौर में खड़े हैं आके, उस दौर के पीछे एक दशक की कहानी है, और एक दशक की कहानी नहीं है बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति के बारे में जब नारे लगते बीजेपी लगाती थी, सदन के भीतर लगाती थी, और वो सारी चीजें रिकॉर्ड में हैं। हो सकता है बिलाल भाई और हम तो साथ ही पार्लियामेंट उस टाइम कवर करते थे। रविंद्र जी, अगर पार्लियामेंट के अंदर गालियां दी जा सकती हैं, अगर पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर अखिलेश यादव को ये कह सकते हैं कि आतंकवादियों का जो मजहब है उससे आपको तकलीफ हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर अगर ये कह सकते हैं, तो विपक्ष ने तो कुछ नहीं किया। विपक्ष ने तो बहुत डिसेंसी दिखाई है। उनके पास जब कुछ नहीं बचा तब उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, और वो पेपर फाड़ के जो है मुंह पे फेंक के मारा है। उससे बहुत आगे तो ये हमारे देश के जो मिनिस्टर हैं और जो सांसद हैं बीजेपी के, वो बहुत आगे जा चुके हैं। तो हेट जो है वो चाहे मुसलमानों के खिलाफ हो रविंद्र जी, या फिर सांसदों के खिलाफ हो विपक्ष के, वो इतनी मेन स्ट्रीम कर दी गई है कि उसमें किसी भी हद तक जाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, सांप्रदायिकता की बात अगर सदन के भीतर हो तो मुझे लगता है जो बेसिक स्ट्रक्चर हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलर शब्द है, ये तो उस पर सीधा सीधा प्रहार है, और उस पर एक बार नहीं बार बार उस पर अटैक किया गया है। जब संसद के भीतर एक गृह मंत्री ये कहते हैं हम तो अक्सई चीन भी ले लेंगे और हम तो पीओके भी ले लेंगे, तो इस तरह की बातें क्या भारत के सदन के भीतर ही रहने वाली हैं क्या? ये बातें, ये क्या विदेशों में या बाहर इन बातों का कोई असर नहीं होता, और जब समय आता है तो आप उस तरह पे एक्ट नहीं कर पाते हो। तो ये जो घटना मैं बता रहा हूँ, ये हुआ है बुशरा जी, जो जिस तरह के नारे लगे हैं उसके पीछे एक बड़ा इतिहास है, लंबा इतिहास, एक दशक का। और उसके पहले जब अपोजिशन में बीजेपी थी, वो भी आप जोड़िए, सत्ता विपक्ष ने तो कई दिन तक अपने आप को रिस्ट्रेन रखा, उन्होंने तो सदन की मर्यादा को बना के रखा। आज भी अगर देखेंगी तो सीधे तौर पर विपक्ष किसी भी तरह का स्पीकर पर अटैक करने से बचता है। सीधे तौर पर वो नहीं कहते कि ये पार्टीजां हैं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है और उसमें कैसे रखी जाए ये विपक्ष जो है मुझे लगता है उसकी मर्यादा में रह के ही बात करता है। लेकिन सत्तारूढ़ पक्ष की तरफ से तो जिस तरह की बातें कही गई हैं वो जाहिर है कि उनका तो कोई स्तर ही नहीं है, स्तरहीन बातें हैं और वो बार बार कही गई हैं। तो इसलिए तो सांप्रदायिक जो संवैधानिक इदारे हैं वो उन पर एक चुनौती है, और उस चुनौती को अब जनता स्वीकार करेगी। और किसी को बयान बहादुर कहना या बयानबाज कहने पर एफआईआर हो रही है, गढ़चिरौली में एफआईआर हो रही है, और गढ़चिरौली से थोड़ी दूर जलगांव में पता लग रहा है कि वहां तो हजारों वोटों का गड़बड़ है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। उससे वापस जब आप बंबई की तरफ बढ़ोगे तो पनवेल में वही खबरें सुनने को मिलती हैं। मतलब देश में कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां से वोट के बारे में कथित घोटाले की खबरें ना आ रही हों, और उस पर भी चुनाव आयोग खामोश है, उस पर सत्ता पक्ष भी चुप है।
तो ये सवाल खड़े करता है। ये जो रैली है, इस रैली में थोड़े दिन के बाद, हो सकता है अगले हफ्ते, जब इसमें अखिलेश यादव, स्टालिन और हेमंत सोरेन सरीखे लोग जब जाएंगे, तो इसका स्वरूप बहुत बढ़ जाएगा और उस वक्त पूरे हिंदुस्तान की निगाह इस रैली पर होगी, जो पहले से ही है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जी जब ये पटना में इसका समापन होगा तो इस पर सबका नजर जाएगी। और देखिए, देश में पहली बार, मुझे लगता है पहली दफा ऐसा हुआ है जब चुनाव आयोग के खिलाफ एक संवैधानिक संस्थान, जिसकी केवल एक ही तो संवैधानिक संस्था है जिसकी सीधे तौर पर आम आदमी के साथ लेना देना है, बाकी तो सीएजी का कोई लेना देना नहीं है, यूपीएससी का आपसे कोई लेना देना नहीं। पब्लिक डीलिंग जिस संस्थान की है वो कैसे ध्वस्त हो गया, कैसे फेल हो गया, और उसको बचाने की कवायद में ये पूरी यात्रा है। तो अगर जब ये सब लोग इसमें जाएंगे तो इसका दायरा, इसका स्वरूप बहुत बड़ा होगा और वो संदेश देश भर में जाएगा। बुशरा जी। जी बिल्कुल, देश भर में जाएगा, ऑलरेडी जा रहा है, लेकिन उसका आयाम जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, ये साफ है बिल्कुल। सिद्धार्थ जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी, सवाल मेरा यही है कि एफआईआर की जा रही है, लाइट बंद की जा रही है और हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि यात्रा को किसी तरीके से रोक दिया जाए, फ्लॉप साबित कर दिया जाए, ये साबित कर दिया जाए कि जो दावे हैं राहुल गांधी के वो कैसे निराधार हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अब तो अमित शाह जो है वो मैदान में उतर आए हैं, वो बता रहे हैं कि कब कब कौन कौन से सन में जो है वो एसआईआर किया जा चुका है, तो अब क्या तकलीफ हो रही है। सवाल ये है कि भाई आप इसके फेवर में क्यों उतर कर आ गए हैं। ये तो काम चुनाव आयोग का है, क्या चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर काम कर रही है? ये क्या होम मिनिस्टर्स को स्टैब्लिश कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर बता रहे हैं? ये तो यही जाहिर करता है। और अब आप ये देखिए कि एक सीएसडीएस का वो जो एक ट्वीट आता है और उसके बाद वो उसको डिलीट कर देते हैं, उसको एक मेन स्ट्रीम मीडिया में तमाम कई दिन से लगातार खबरें की जा रही हैं, ये दिखाने के लिए कि राहुल गांधी देखिए झूठ बोल रहे थे। ये क्या कुछ दिखाता है? ये दिखाता है कि बुझने से पहले दिया फड़फड़ा रहा है कि आखिरी कोशिश हम कर लें, या फिर आपको लगता है एक नर्वसनेस है, एक ऐसी नर्वसनेस है कि एसआईआर और सब कुछ करने के बाद, एजेंसीज का सबका दुरुपयोग करने के बाद, पार्लियामेंट में आवाज बंद करने के बाद, सड़क पर भी बोलने न देने के बाद भी उनको वो हासिल नहीं हो पा रहा है, या दिख नहीं रहा है कि वो हासिल हो जाएगा, इसीलिए ये हताशा है। जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है तो खंबे का कुछ नहीं बिगड़ता, उल्टा जो बिल्ली के पंजे हैं ना वही लहूलुहान हो जाते हैं। तो हुआ यह है कि ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, क्योंकि ये जो बिहार में एसआईआर के बारे में लोग सड़क पे उतरे हैं, तो ध्यान में रखिएगा, लोग सड़क पे भले बिहार में उतरे हैं, लेकिन जैसे हम अभी ये कार्यक्रम कर्नाटक से कर रहा हूँ, कर्नाटक में सड़क पर भी आप चलिए, चाय की दुकान पर भी मिलिए, तो लोग यही बात करते हैं कि गली गली में एक ही चोर हो रहा है कि भाजपा वोट चोर हो रही है। और आज स्थिति ऐसी है कि आज तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हों, बगल के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हों, सारे लोग विपक्षी नेता आज बिहार पहुंच गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाजपा ने एक चीज देखिए, भाजपा को ना थोड़ा सा कैलकुलेशन में एक छोटा सा उसके साथ मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हुआ बताता हूँ। कोई भी राजनीतिक दल जो होता है वो अपने आप में तो वो बहुत गंभीर राजनीति कर रहा होता है, क्योंकि उसका वो सत्ता संघर्ष में होता है। लेकिन एक राजनीतिक दल को जो वोट देने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं, वो तो सीधे सीधे सत्ता संघर्ष में नहीं रहते हैं, वो तो अपने राजनीतिक दल को वोट इसीलिए देते हैं क्योंकि वो अपने दल को पसंद करते हैं। एक तरह से जैसे क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलना, हमको बैट बॉल पकड़ना नहीं आता, फिर भी इंडिया खेलती है तो हम इंडिया के फैन बन जाते हैं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है इंडिया का फैन बनना। तो होता यह है कि भाजपा एक कैलकुलेशन में मिस्टेक कर ली कि भाजपा के वोटर भी ऐसा मैच नहीं चाहते जहां पर कि वॉक ओवर हो जाए, क्योंकि एक मैच देखने के लिए कोई खिलाड़ी जब स्टेडियम में जाता है, कोई दर्शक स्टेडियम में जाता है तो 1000 रुपए का टिकट लेके जाता है। अब मान के चलिए कि 1000 रुपए का टिकट लेके वो मैच खेलने गया और मैच शुरू होने से पहले सामने वाले कैप्टन ने बोल दिया कि माफ कीजिएगा, मैं मैच नहीं खेलूंगा, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम वॉक ओवर दे रहे हैं। तो भले कप्तान खुश हो जाए कि मैं तो मैच जीत गया, मुझे 2 पॉइंट मिल गए, लेकिन जो स्टेडियम में 1 लाख दर्शक है ना, वो तो बोलेंगे कि मेरा 1000 रुपए का तो मेरा तो पैसा वसूल हुआ ही नहीं, मैं वॉक ओवर के लिए देखने थोड़े आया था। तो भाजपा के जो समर्थक भी हैं लाखों करोड़ों, वो भी चाहते हैं कि कोई एक मैच हो और मैच के अंत में भाजपा जीते। लेकिन भाजपा ने इसको कैलकुलेशन को गलत कर लिया। उसने सूरत में पिछले साल लोकसभा में एक ऐसा चुनाव करवाया जिसमें कि अपने ही सूरत में, उनके गढ़ में ही भाजपा के वोटर ही भाजपा को वोट नहीं डाल सके। 20 लाख लोग बिना वोट डाले हुए सूरत से एक एमपी चुन लिया गया, क्योंकि भाजपा ने ऐसा एक क्या कहते हैं व्यूह रचना की
कि सारे निर्दलीय उम्मीदवार तक, सारे विपक्षी दलों के कोई भी कैंडिडेट नहीं रहा, निर्विरोध बिना चुनाव हुए ही वहां से एक एमपी हो गया। तो उस समय क्या होता है कि भाजपा के ये जो वोट चोरी का भाजपा के ऊपर आरोप है कि गली गली में जो शोर हो रहा है कि भाजपा वोट चोर हो रही है, इसके चलते विपक्ष तो अपनी जगह पर, भाजपा के अपने ही समर्थक भी भाजपा को इस चीज के लिए पसंद नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज एक इंडिया टुडे में सर्वे आया था, इंडिया टुडे ने कोई एक सर्वे किया था कि आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग को इसका, जिस तरह का चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है, क्या चुनाव आयोग को निष्पक्षता खतरे में है? तो 67% लोग कह रहे हैं कि हाँ, हम चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं मानते हैं। तो ऐसी स्थिति जो निर्माण की है, भाजपा ने निर्माण की है, क्योंकि भाजपा समझी नहीं कि सत्ता में तो केवल 10, 15, 25, 100 लोग आते हैं, लेकिन आप सत्ता में आने के लिए आपके जो फैन होते हैं ना, करोड़ों लोग जो आपके वोट देते हैं, उनको सत्ता से लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं किसी पार्टी को पसंद करता हूं तो कम से कम 5 साल में एक बार उसको वोट तो डालूं, मैं उसके लिए कुछ अच्छी बातें तो करूं, उसके कैंडिडेट का प्रचार तो करूं। भाजपा ने एक ऐसी राजनीति की है जिसमें कि चुनाव ही नहीं होने हैं, निर्दलीय क्या निर्विरोध आप चुनाव जितवाने चले गए हैं। तो भाजपा का जो वोटर है ना, इंडियन क्रिकेट फैन की हालत हो गई है कि हर मैच अगर वॉकओवर होगा तो कप्तान भले खुश हो जाए कि मुझे 2 पॉइंट मिल रहा है, भारत के क्रिकेट टीम का जो फैन है वो बोलेगा मेरा पैसा तो वसूल ही नहीं हो रहा है, मैं तो मैच में देखने जा रहा हूं और बिना मैच खिलवाए तुम वापस भेज रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये जो भाजपा के ऊपर वोट चोरी का आरोप है वो इतना जबरदस्त चस्पा हो चुका है कि सड़क पर भले जनता बिहार में है, लेकिन बातें सड़क पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, ये मामला बिहार तक रहा नहीं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि रोज सुबह उठ के भाजपा इस नैरेटिव से निकलने के लिए वो एक ऐसे इस क्या कहते हैं विपक्ष के नैरेटिव में फंस गई है, बदनामी में फंस गई है कि उससे निकलने के लिए कुछ भी कर रही है, अनाप शनाप जिसको कहते हैं ना, बेतुकी बातें भी कर रही है। एक ऐसा कानून लाने की बात करती है जिसमें कि प्रधानमंत्री जेल चले जाएंगे। तो अब हमको बताइए कि भाजपा का तो तमिलनाडु में 0 सीट है, वहां पर ना उसका एक एमएलए है ना एमपी है, मतलब तमिलनाडु में विपक्ष है। तो तमिलनाडु में कल स्टालिन चाह जाएं और मदुरई नाम का एक छोटे से गांव में किसी थाने में बोल के थानेदार से एफआईआर करवा दे प्रधानमंत्री के ऊपर और 30 दिन के लिए प्रधानमंत्री अंदर कर दे, तो क्या होगा भारत के प्रधानमंत्री? मतलब ये जो एक वाहियात टाइप की बातें कर रहे हैं, ये केवल और केवल, आज हमने सुना कहीं पर इंडिया टुडे में पढ़ रहा था कि किसी ने जाके क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया है कि कांग्रेस पार्टी की क्या कहते हैं मान्यता रद्द की जाए। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी हमला हो रहा है वो केंद्रीय चुनाव आयोग पे हो रहा है और भाजपा पे हो रहा है, लेकिन अखिल भारतीय हिंदू महासभा को क्यों दर्द होने लगा, वो भैया क्यों चली गई सुप्रीम कोर्ट में? इसका मतलब ही है, जैसे आपने कहा ना कि ये पाखंड जो है, आपने किसी इस कार्यक्रम के बीच में एक जगह कहा था कि क्या भाजपा के पाखंड से लोग अब आजिज हो गए हैं, लोग अब खुद ही उससे नाराज हो गए हैं। बाकी लोग तो बाद नाराज पहले से थे। मेरे ख्याल से भाजपा के खुद के वोटर अब सब बहुत ज्यादा नाराज हैं। भाजपा के खुद के वोटर अब इतना नाराज हैं कि वो इस चीज में भाजपा को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी क्रिकेट फैन एक मैच होना चाहता है, एक अच्छा मैच चाहता है और मैच के अंत में अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहता है। भाजपा बिना मैच खेले वॉक ओवर का स्कीम डालती है, तो वॉक ओवर करोगे तो आपको पॉइंट तो कप्तान को 2 मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो फैन बेस है ना, वो फैन नाराज हो जाएगा कि तुम तो मैच ही नहीं खेलते भैया, बिना मैच खेले जीत रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो है ये भाजपा के विरोध में जा चुका है, ये पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि कर्नाटक से और तमिलनाडु से, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हो, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, जबकि स्टालिन को इससे कोई लेना देना नहीं है। कहीं क्या कहते हैं तमिलनाडु में तो कल चुनाव होने वाला नहीं है, तमिलनाडु में तो एसआईआर नहीं हो रहा है, फिर भी वो अगर बिहार पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ही है कि बिहार की जनता में जिस तरह से इस विषय में एक उबाल आ चुका है, उसके चलते पूरे भारत में जो ये क्या कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन बन गया, टॉक ऑफ द टाउन के बदले टॉक ऑफ द नेशन बन गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां भी जाइए, मेरे भी बुशरा जी, मेरे कुछ अच्छे मित्र हैं जो भाजपा से चुनाव जीत के आए हैं, अलग अलग पदों पर है, वो भी मुझे कहते हैं कि अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं, अच्छे से जीत के आए, कोई गलत काम नहीं किया है। वो भी कहते हैं सिद्धार्थ यार, सड़क पे जाता हूँ ना, कोई पूछ देता है तुम्हारी पार्टी वोट चोर करती है क्या, बड़ा जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, बड़ा अटपटी स्थिति में हम फंस गए हैं। तो मेरे ख्याल से भाजपा ने अपने ही पैर पर अपनी कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पर पैर देख जाके मार दिया है।
इसीलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जो आप कह रहे हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अगला जो है ना, वो केवल आधा है, ऊपर का आधा है, नीचे का आधा है। खिसियानी बिल्ली जब खंबा नोचती है तो खंबा का कुछ नहीं होता, उसके खुद के पंजे लहूलुहान हो जाते हैं। तो भाजपा जितना ये करने जा रही है, लाइट बंद करने की कोशिश करेगी, उनके राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं तो उनके हेलीपैड में उतरने के लिए नहीं देगी, उनके ऊपर एफआईआर करेगी, इनके ऊपर एफआईआर करेगी। अरे इस देश में ना 1942 में जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 10 लाख लोगों को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था एक आंदोलन में। तब तो ये देश हिला नहीं, चाह रहे एफआईआर कर देने से थोड़ा हिल जाएगा। तो ये जो एफआईआर का खेल कर रहे हैं, देखिए भाजपा के साथ दिक्कत ये है, सीधा सीधा मैं हंसी मजाक अपनी जगह पे गंभीर बात करता हूं। सत्ता का परिभाषा भाजपा ने गलत निकाला है। भाजपा को लगता है सत्ता का मतलब है मुझे सजा देने का कोई अधिकार मिल गया, सत्ता मतलब सजा देने का हथियार। जबकि सत्ता जो होती है वो सेवा देने का उपकरण होता है, क्योंकि इस देश में सजा देने का काम सरकारें नहीं करती हैं, सजा देने का काम न्यायालय करता है। किसी को फांसी देना है या किसी को जेल भेजना है तो कोई पुलिस नहीं भेजती, कोई राजनेता नहीं भेजता, वो अदालत कोई किसी निर्णय को देती है। सरकार का काम होता है लोगों की सेवा करना, लोगों को सड़क देना, लोगों को स्वास्थ्य देना, लोगों को शिक्षा देना, लोगों को सुरक्षा देना। भाजपा ने क्या किया है, भाजपा ने समझा नहीं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक भाजपा और इसका इकोसिस्टम, मेरे ख्याल से भाजपा के इकोसिस्टम का इस साल 100वां साल भी होने वाला है। पिछले 100 साल से ये सत्ता में आने के लिए येन केन प्रकारेण सब तरह के सर्कस इन्होंने किए, ये नहीं आए। अभी पिछले 10 साल में पूरे बहुमत के साथ आए, इससे पहले तो पूरा बहुमत भी नहीं था। वाजपेयी जी जो सरकार चलाते थे उसमें तो आप ममता जया वगैरह के क्या कहते हैं बैसाखी पर चल रहे थे। तो इनको सत्ता मिलते ही ये समझे नहीं कि सत्ता का मतलब होता है मुझे 140 करोड़ लोगों की सेवा करनी है। वो समझने लगे कि ये सत्ता का मतलब है मैं कुछ लोगों को चुन चुन के सजा दूंगा, उसके ऊपर बुलडोजर चला दूंगा, इसके घर में घुस के मार दूंगा। इस तरह की भाषा ना कोई भी एक जिम्मेदार सरकार जो होती है, कोई भी एक स्कूल मास्टर जो होता है, अपने क्लास में 30 बच्चे होते हैं, 28 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, 2 बच्चे नटखट होते हैं, उसका ध्यान जो होता है वो 28 बच्चों को पास करवाना होता है। तो सुबह से शाम तक सिर्फ 2 बच्चों को डंडा मारते रहेगा तो बाकी 28 बच्चे भी तो फेल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से भाजपा सिद्धांत तथा परिभाषा को गलत समझी है, इसीलिए इस समस्या में अपने बनाए कुएं में जो बुलडोजर चलता है, बुलडोजर गड्ढा खोदते खोदते उस बुलडोजर में, उस गड्ढे में खुद बुलडोजर गिर गया। जी बिल्कुल, वो बुलडोजर उसमें गिर गया है, लेकिन वो आगे कितना और किस तरह से उसको नुकसान देगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आखिरी सवाल आप तमाम लोगों से और संक्षेप में, शुरुआत में अमरीश जी, बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बिहार अगर वो हारते हैं तो क्या आपको लगता है कि एक तरह से उनको एक बीच में एक टाइम दे दिया गया है, थोड़ा बोरो किया है उन्होंने टाइम कि बिहार मुझे जीत लेने दीजिए आरएसएस से, और फिर उसके बाद उनके जाने की पटकथा लिखी जा चुकी है, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा हो रही है। ये भी बात हो रही है कि क्या आने वाले सेशन में कोई अविश्वास प्रस्ताव भी क्या लाया जा सकता है, और इस बार का अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पिछली बार से अलग, और इस तरह की भी चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल सीधी बात है कि जो 2024 के बाद जो 3 जगह बीजेपी जीती, दिल्ली, महाराष्ट्र और ये तीसरी हरियाणा में जो 3 जगह जीती, उसके बाद तो एक कॉन्फिडेंस हो गया था कि अब उसने एक फॉर्मूला ढूंढ लिया है कि कैसे बिना जीते भी चुनाव मतलब वो जीत सकती है, कि लोकप्रियता के बिना वो चुनाव कैसे जीते। और ये वाटर टाइट उन्होंने एक फॉर्मूला निकाल दिया है, वो इलेक्शन कमीशन उस तरह का काम करता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बहुत सारे लोग इस डेटा पे आज से नहीं सालों से काम कर रहे हैं, चुपचाप काम कर रहे हैं। अभी जो राहुल गांधी ने रहस्य उद्घाटन किया, इसके अलावा और बहुत सारा मटेरियल राहुल गांधी के पास है, और वो वोटर एडिशन और डिलीशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि भाई कैसे वोटर इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, उसका सीसीटीवी फुटेज भी कई जगह है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये सब बातें हो रही है। बस टाइमिंग की बात थी। अभी जिस टाइमिंग पे किया, कि वो टाइमिंग ऐसी थी कि वो उसमें वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया था, सरकार एक संकट में थी, और उसी समय इन्होंने ये रहस्य उद्घाटन कर दिया। उसके बाद तुरंत बिहार का चुनाव है, और बिहार के चुनाव में सही बात है कि बीजेपी
क्योंकि बीजेपी के अंदर के लोग तो जानते हैं ना कि सच्चाई क्या है, कि वाकई महाराष्ट्र में बीजेपी जीती कि नहीं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप अंबानी का केस लीजिए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने 2024 के चुनाव में एक भाषण दिया था और कांग्रेस पे कटाक्ष किया था कि अंबानी और अडानी के यहां से बहुत पैसा आ रहा है। दरअसल वो कटाक्ष अडानी को तो उन्होंने ऐसे ही इंक्लूड किया था, वो कटाक्ष अंबानी पे था, क्योंकि अंबानी की जो कहीं ना कहीं एक अंबानी ये समझ गए थे कि 2024 में कुछ स्थितियां फर्क हो रही और उन्होंने अपना पाला मतलब दोनों तरफ रखा था उन्होंने, जो कि 2014 में नहीं था, 2019 में नहीं था, और प्रधानमंत्री ने अपनी खींच निकाली थी, लेकिन उस खींच से ये कुछ कर नहीं पाए। क्योंकि आप देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन होता है तो उसमें अंबानी जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बुलाए जाते। अब लोग कहते हैं कि उन्होंने टिकट खरीद के पहुंचे। अब टिकट खरीदने की सच्चाई भी अगर आप देखिए तो उसमें यह है कि वो वहां पर जो अंबानी गए थे वो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था, और डोनाल्ड ट्रंप की और अंबानी की भी जो लड़के की शादी थी उसमें भी। तो अब मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिस्टम जो लोग चलाते हैं, कॉर्पोरेट घराने सबसे नंबर 1 पे होते हैं, फिर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, फिर बाकी इंस्टीट्यूशन होते हैं। अब उसमें जो कॉर्पोरेट में जब दरार आ गई है और वो उनका एक सीधे सीधे इंडिकेशन आ गया है कि भाई बिहार में तुम अभी चुनाव जीत के दिखा दो, लेकिन बिहार में चुनाव फेयर होने चाहिए, जहां तक पॉसिबल है मतलब फेयर होने चाहिए। और उसके बाद एक तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने आधार कार्ड को जी इंक्लूड करने की कही है, उससे हमारी ये रिपोर्ट है कि 65 लाख में से एक बड़ा हिस्सा वो जो 65 लाख कटा है उसमें इंडक्ट कर लिया जाएगा। और ऐसी स्थिति जैसे ही होगी, अच्छा ये स्थिति ना भी हो, एक माहौल जो बन गया है, जो माहौल बन गया है पूरे बिहार में, वो ये बन गया है कि इनको इस बार हराना। तो इसलिए देखिए ये बात तो तय है कि बिहार इनके हाथ से जा रहा है और बिहार के जाते ही प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। जी ये है। जी, बिल्कुल। एक नैरेटिव ये भी बिलाल साहब ये गढ़ा जा रहा है कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। क्या ये कोई विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है एक सिंपैथी गेन करने के लिए, या फिर आपको लगता है कि इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई है? और ये शुरू हुआ था धनखड़ के इस्तीफे के बाद। अब चंद्रबाबू नायडू को पिक्चर में लाया जा रहा है। उनके बेटे हैं, उनके बेटे ने अमित शाह से मुलाकात भी शायद उनकी हुई है या होने वाली है। क्या इसमें भी किसी तरीके से प्लांट करने की कोई आपको सुगबुगाहट नजर आती है? बहुत संक्षेप में। देखिए बुशरा साहिबा, राजनीति में संभावनाओं को नहीं नकारा जा सकता, यही राजनीति की सुंदरता हो। लेकिन जो नैरेटिव प्लांट किया जा रहा है या ये नैरेटिव स्वतः ही बन रहा है, ये एक डिटेल्ड विषय है, इस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अब हमें संक्षिप्त टिप्पणी करनी। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अब इस सरकार को गिराने की जरूरत नहीं है। ये खुद उन कमजोर कांधों पर है, उन कमजोर बैसाखियों पर है जो अब लड़खड़ा गई है, जो अपने आप ही गिर जाएगी। अब मैं आता हूं अपने पॉइंट पे। देखिए, लोकतंत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि कब्जा करने की कोशिश कर रही। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में एक मानो एक इस तरह से एक्ट कर रही है जैसे कि उसका ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि सत्ता में बने रहना, और उसके लिए वो हर हथकंडे अपना रही है। इस पूरे इस्टेब्लिशमेंट को, इस पूरी चुनौती को राहुल गांधी ने जिस तरह से चैलेंज किया है, जो एक ऑप्टिक्स डेवलप किया है, जो एक नैरेटिव डेवलप किया है, जो एक वातावरण बनाया है और जो एक गैल्वनाइज किया है, उसमें जो समंदर के अंदर लहरें जो आपने देखा होगा जिससे लोग घबरा जाते हैं, अब ये लहरें ज्वार भाटा में बदलनी जा रही। और आज मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आरएसएस और उसके वैचारिक संगठन जिस तरह से कांग्रेस के नेहरू परिवार पर जो हमला करते हैं, उसकी धुरी पर हमला करते हैं, आज मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि राहुल गांधी के संघर्ष के बाद कि राहुल गांधी और ये गांधी परिवार यूं ही नहीं है कांग्रेस के धुरी, वो इसके लिए डिजर्व करता है। जी,
बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है और ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है जो अभी आपने फ़िलहाल बात रखी है। बहुत संक्षेप में रविंद्र जी और फिर उसके बाद लास्ट कमेंट सिद्धार्थ जी आपसे। आपको क्या लग रहा है इन खबरों में किसी तरह की कोई सच्चाई आपको रविंद्र जी? जी। सरकार गिराना कौन चाहता है? कौन गिराना चाहता है? विपक्ष गिराना चाहता है कि पार्टी के लोग गिराना चाह रहे हैं? अब ये भी तो नहीं पता ना। अमित शाह गिराना चाहते हैं कि मोहन भागवत गिराना चाहते हैं कि भैया राहुल गांधी गिराना चाहते हैं, ये तो हमको नहीं पता है। सरकार गिराने की बात जो कह रहे हैं वो ये बता दें कि भैया कौन गिरा रहा है, तब तो उस बात का पता लग जाए। अभी ज्यादा संभावना तो इस बात की है कि पार्टी के भीतर से ही गिराने की कोशिश की जा रही है, या हो सकता है कि कोई है ना डबल ए गिरा रहा हो। सरकार गिराने की हैसियत तो नहीं की है ना, राहुल गांधी की नहीं लग रही। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जो चुनाव था, क्या उसकी एक बानगी थी? वो तो दिख ही रहा है साफ वो तो दिख ही रहा है जी। देखिए, आप जब सबसे सुप्रीम लीडर के कैंडिडेट को कोई इतने बुरे तरह हरा दे, 100 वोट का अंतर है, 600 वोट में से 100 वोट का तो अंतर ही है। 600 वोट पड़े को 2000 वोट तो पड़े नहीं, उसमें से 100 वोट का अंतर आ गया है। एक बात, दूसरी बात, आप फिर राष्ट्रपति के बारे में आज आपकी आवाज जी जी जी। जगदीप धनखड़ के बारे में एक आरटीआई लगाई थी, उसमें एक खुलासा हुआ है कि कोई जानकारी नहीं है कि जगदीप धनखड़ अपना इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति से मिले या नहीं। हमको ये नहीं पता, आज तक जगदीप धनखड़ की राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते की फोटो नहीं आई है। जिस देश में हर सेकंड लोग फोटो डालते हैं, राष्ट्रपति से कोई मिलेगा तो जाहिर है वो ऑफिशियल विजिट है। ऑफिशियल विजिट की इंफॉर्मेशन देना तो, और कोई इस्तीफा सौंपेगा उससे महत्वपूर्ण तो कोई बात है ही नहीं देश में। तो उसकी फोटो रिलीज ना करना, उसके बाद एक आरटीआई लगाई, आरटीआई का जवाब ये आया है कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था कि नहीं लिया था, वो मिले हैं कि नहीं मिले हैं। फिर उनसे पूछा गया दूसरा सवाल कि भाई वो इस्तीफा कब स्वीकार हुआ, राष्ट्रपति ने इस्तीफा कब स्वीकार किया, तो 21 तारीख को दिया, तो जाहिर 21 को ही करना चाहिए था। लेकिन उस पर जवाब मिला है कि 22 तारीख को गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, आप उसको रेफर कीजिए। मतलब दोनों सवालों का हमको नहीं पता कि उनका इस्तीफा कौन सी तारीख को स्वीकार हुआ, और वो इस्तीफा देने खुद गए थे, मेल किया था, फैक्स किया था, या किसी मैसेंजर के हाथ भेजा था। इस बात की इस देश को जानकारी नहीं है, क्योंकि वो फोटो जो है ना, फोटो, ऐतिहासिक फोटो, वो अभी तक आई नहीं। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, उसका इंतजार है। एक पॉइंट मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा रविंदर जी, एक पॉइंट के साथ, कि धनखड़ जी ने जो इस्तीफा दिया था उसका आधार ये था कि मैं स्वास्थ्य कारणों से दे रहा हूं, ये उसका आधार था, यही छपा है, आप कहीं भी पढ़ लीजिए। तो अब हमें जब जिस दिन से इस्तीफा दिया है और आज तक ये दिखा दीजिए कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, कम से कम यही दिखा दीजिए बिल्कुल बिल्कुल, कि कौन से हॉस्पिटल में है, और घर पर अगर इलाज चल रहा है तो वो भी उसके बारे में ही पता चलना चाहिए। यहाँ तो परेशान है लोग कि उनको कॉल कर रहे हैं, उनकी कॉल नहीं उठ रही है, पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। राहुल गांधी ने बाकायदा तौर पर कहा कि भाई ये इसीलिए चुनाव हो रहा है उपराष्ट्रपति का, क्योंकि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था, लेकिन वो कहाँ है, हम सब चिंतित हैं। लास्ट कॉमेंट सिद्धार्थ जी, 30 सेकेंड। जी हाँ, मेरे ख्याल से जो पेड़ अपने आप में बूढ़ा होता है, कोई उसमें कुल्हाड़ी मारता नहीं है, वो हवा का इंतजार करते हैं लोग, और हवा आती है वो गिर जाता है। बूढ़े और सूखे हुए पेड़ में कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता है, खुद हवा से वो गिर जाता है। तो भाजपा के अंदर खुद ही इतने विरोधाभास हैं, क्योंकि विरोधाभास का सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिस तरह का सत्ता केंद्रीकरण हो गया है एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के बीच में। भाजपा नाम का एक संगठन है जिसमें लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने जीवन भर मेहनत की है, मेहनत करने के बाद आज वो सत्ता में आए हैं, कोई एमपी बना है, कोई मंत्री बना है, किसी की पूछ ही नहीं है। तो आदमी भी सोचेगा ना कि मैं इतनी मेहनत करके जहां पहुंचा हूं, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, दो ही आदमी सब कुछ रखा है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव होता है तो चाणक्य खड़े रह जाते हैं और उनके चले उनके विरोध में जाके वोट कर देते हैं। तो ये जो सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया है, भाजपा के अंदर ही बलवा मचा हुआ है। आपने 30 सेकेंड्स दिया, भाजपा के अंदर आज के डेट में बहुत भारी बलवा मचा हुआ है, इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का भी चुनाव हार रहे हैं और हर जगह उनकी फजीयत हो रही है, और आने वाले चुनावों में भी फजीयत होगी और भाजपा के अंदर से ही बलवा हो रहा है।
जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ये बलवा हो रहा है, ये क्रक्स है और वो बलवा कितना बढ़ता है और कब वो बाहर निकलकर एक तरह से उबाल मारता है, उसका इंतज़ार शायद हो रहा होगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ है और आने वाले राजनीतिक घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं, जो देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलेंगे, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का, अमरीश जी आपका, रविंद्र जी आपका, बिलाल साहब आपका और सिद्धार्थ जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।